इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। और माहौल क्या है कि दो सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टेट ड्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक बयान सामने आता है इंतखाबात के हवाले से, और वो ये कह रहे हैं कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात होने चाहिए। TTP के हमलों को उन्होंने साइड किया और कहा कि उसमें इजाफा हो चुका है। तो तासुर उससे यही मिला कि मौलाना साहब इस बात से इशारा इस जानिब कर रहे हैं कि इंतखाबी माहौल अभी साजगार नहीं है। दरअसल अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की बात की जाए, और इसको सरफराज बुगटी ने भी जो कि वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एंडोर्स किया, पीपल्स पार्टी को ये खासा नागवार गुजरा और इसके ऊपर फैसल करीम कुंडी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये कहा कि बारूदी सुरंगों के ऊपर 2008, 2013, 2018 में अगर हम कैंपेन कर सकते हैं तो अब भी ये कैंपेन हो सकती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आया JUI के ये मफाद में है कि वक्त पे इंतखाबात हों, या फिर वो वाकई ये समझते हैं कि अभी इंतखाबात का नुकसान हो सकता है। प्रोग्राम में इस पर आगे चलकर बात होगी, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा जो सियासी तौर पर भौचाल तहरीक इंसाफ के लिए है, अगर उसको डिस्कस करें तो वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अकबर असबाबर जो कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अपने आप को कहते हैं, और इसके अलावा फ़ॉरेन फंडिंग केस की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ा कलीदी किरदार रहा। काफ़ी मसाइल भी क्रिएट हुए एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अकबर असबाबर साहब की दरख्वास्त के बाद। उनका ये क्लेम है कि मैं जब पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचता हूं और मैं 4:45 पर वहां जाकर उनसे डिटेल लेता हूं तो वो मुझे मिलती नहीं है। उनका ये कहना है कि अब ये अनफेयर इलेक्शन हुआ है, वो बल्ले के निशान को बचाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि पार्टी के तमाम मेंबरान को बराबरी की बुनियाद पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो इस इंतखाब का हिस्सा बनते ताकि शफाफियत इंश्योर होती। लेकिन ये शफाफियत इंश्योर नहीं हो पाई, और उसकी वजह यह है कि अचानक से ऐलान हुआ कि कौन ये इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, और उसके बाद बिला मुकाबला जो है वो इंतखाब हो जाता है। तो अकबर असबाबर साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये गैर शफाफ इंतखाबात हैं। यही मौक़िफ़ हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी रिपीट किया। उन्होंने कहा कि धांधली हुई है इसमें और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि आया तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान होगा या नहीं, जो कि हिस्टोरिकली बहुत सी पार्टी से अपने निशान छिने भी हैं। 1988 में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनको तीर का निशान दिया बाद में, उससे पहले तलवार का था, नहीं मिल सका उनको। यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अब सवाल यह है कि आया तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी, और अगर होगी तो क्या बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। और अतर काज़मी साहब पैनल का हिस्सा होंगे, आप भी सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अतर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि लग ये रहा है कि जिस तरह से ये सारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, तहरीक इंसाफ पे ही फोकस है। बहुत से लोग अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये पार्टीज़न किस्म का ट्रीटमेंट है। सिर्फ एक पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें सारी पार्टियां इंटरेस्ट ले रही हैं, लेकिन और कोई पार्टी शफाफियत से इंतखाब तो नहीं करवाती। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? अकबर असबाबर साहब वाकई बल्ले के निशान के पीछे लग गए हैं? ये पाकिस्तान की सियासत में होता है कि कोई ना कोई जो है वो स्पॉटलाइट के नीचे आ जाता है। कभी वो नून लीग होती है, कभी पीपल्स पार्टी होती है, और फिर आप देखते हैं कि सारी चीजें उन्हीं के हवाले से आगे बढ़ रही होती हैं, और बहुत सारे मसाइल भी उन्हीं जमातों के अंदर नजर आते हैं जो जमात स्पॉटलाइट के अंदर होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिस तरह आपने भी कहा कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, हमने नहीं देखा कि माजी में इलेक्शन कमीशन को इस हद तक जो है उसको इंटरेस्ट हो किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर। सारी जमातों के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो आइडियल नहीं होते, ना ही ये जो इंतखाबात हुए ये आइडियल हुए हैं। पहले भी मैंने एक जगह पे अर्ज की थी कि जमात इस्लामी के अलावा कहीं भी जमातों के अंदर हमें जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, शख्सियात को प्रेफरेंस दी जाती है, और यहां पे भी हमने ये देखा। अब क्या इसके ऊपर कोई जेन्युइन एतराज उठाया जा सकता है? मेरे ख्याल में बहुत सारे एतराजात उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग पे एतराज उठाया जा सकता है इक्वली, इतने ही या इससे ज्यादा एतराजात वहां पे भी उठाए जा सकते हैं? क्वेश्चन ये है जो आपने उठाया कि सिर्फ एक तरफ क्यों एतराजात उठाए जा रहे हैं। जहां तक अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक है, वो इस सारे अमल में उतने ही रेलिवेंट हैं
जितना मैं डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की नामजदगी में रेलेवेंट हूं। अगर मैं कहूं कि जी मुझे मौका नहीं मिला तो ये एग्जाम्पल तो बड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी, लेकिन जो अकबर एस बाबर साहब कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर यही कर रहे हैं, ना उनका ताल्लुक है। 16 माह के दौरान आपने देख लिया कि कितनी दफा वो आपको सामने नजर आए जहां पे वो कह रहे हो कि हमारी जमात के लोगों के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। काज़मी साहब, लेकिन देखें ना, वो ये कह रहे हैं, कवानीन ये कहते हैं कि तमाम अरकान को बराबर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने का। मुझे नहीं मिला, मैं सेक्रेटेरिएट गया, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया मुझे। तो वो कह रहे हैं कि ये महमूद और अयाज बराबर नहीं है इस लिहाज से। देखिए, वो तो नवाज है, वो ना महमूद है ना अयाज है, ना वो तो 3 में ना 13 में, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं। पर वो एक अचानक इतने रेलेवेंट बन गए हैं कि मीडिया पे भी आपको नजर आते हैं और लोग उनका इंटरव्यू भी करते हैं। देखिए, उनकी जो इस वक्त पॉलिटिकल जितनी फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये हर किसी को पता है। तो पर इस तरह के माजी में दीगर जमातों के साथ भी होता रहा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी कोई सियासी स्टेक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। आप देख लें, जो भी तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा तो उसमें कहीं पे हमें उनकी आवाज तो उस तरह नजर नहीं। सही पॉइंट आ गया काज़मी साहब आपका। एजाज, आप अग्री करते हैं कि अकबर एस बाबर का कोई स्टेक नहीं है, कानूनी पहलू जो वो उठा रहे हैं उसमें जान नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की एक गेम है? 3 बातें मुख्तलिफ हैं। एक तो यह है कि पीटीआई विक्टिमाइज हो रही है, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि विक्टिमाइज नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि क्या अकबर एस बाबर का कोई स्टेक है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अकबर एस बाबर, आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में वो कितना अरसा यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आते रहे, उस केस के पीछे भागते रहे, उस केस के ऊपर पिटीशन करके हर तारीख पे यहां पर पहुंचते रहे। तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि अकबर एस बाबर को मनाने की कोशिश की गई। अकबर एस बाबर को, जो उस वक्त के आईएसआई चीफ थे जनरल फैज हमीद, वो उनके घर गए और उनको मनाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब से हाथ मिला लें, आपको आला ओहदा दे दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब के ख्याल में आया कि नहीं, अकबर एस बाबर जो मर्जी करता रहे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आज के दिनों में अगर अकबर एस बाबर पीटीआई के बल्ले के पीछे भागते हैं तो अकबर एस बाबर साहब के ऊपर भी सवाल उठता है कि वो जिस पार्टी का बानी रुकन या बानी रहनुमा खुद को कहते हैं, वो उसी पार्टी के बल्ले के निशान के ऊपर कैसे एतराज कर सकते हैं। अगर 2018 में नहीं किया था, पहले नहीं किया था, तो आज ही क्यों? एजाज, सॉरी टू कट यू, वो ये कहते हैं कि मैं बल्ले का निशान बचाना चाह रहा हूं असल में, क्योंकि जिस तरह इंतखाब हुआ ये उड़ जाएगा और निशान छिन जाएगा पार्टी से। देखिए, अकबर एस बाबर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैं रिगार्ड करता हूं, और उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको भी मैं रिगार्ड करता हूं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबको पता है कि जो पीटीआई है वो एक बंदे का नाम है, वो इमरान खान है या साबिक चेयरमैन पीटीआई है। तो अगर वो नहीं है तो कोई हैसियत नहीं है। और क्या इस वक्त वो इस पीटीआई के साथ खड़े हैं जिसके सारे जो लीडर्स हैं वो आपको पता है कि किस तरीके से इस घोंसले से उड़ गए हैं, या किस तरीके से उनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो भी मेरे और आपके सामने है। इनकी जो एक लोकस स्टैंड आई है, जिसे कह लें कि इनका स्टेक है, तो मैं अतर भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। स्टेक उनका बिल्कुल है, लेकिन उनकी समझ ठीक है या नहीं, मैं समझ पे जरूर इख्तलाफ करूंगा कि मेरा ख्याल है कि अकबर एस बाबर साहब की इस हवाले से समझ ठीक नहीं। ठीक है, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर हमारी बहस जारी है। एजाज सैयद, अतर काज़मी और आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अतर साहब, ये बताइए कि अली ज़फ़र साहब ने भी अब 5 पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप मेंबर ही नहीं हैं, तो अगर आप मेंबर हैं नहीं तो आपका एतराज़ भी नहीं बनता। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट है इसके तहत गुंजाइश नहीं है, इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करेगा, वो कोर्ट तो नहीं है। आप अग्री करते हैं इससे कि अली ज़फ़र साहब का जो आर्ग्यूमेंट है जान है इसमें? देखिए, वो कानूनी माहिर है, यकीनन उन्होंने कोई कानूनी नुकात सामने रखे हैं। और ऑब्वियसली जब किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे इसके मुकाबले में कोई दूसरा कानूनी माहिर अपनी राय रखेगा तो फिर ही हम कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक है, देखें वो क्या उन्होंने एक दफा भी शिकायत की कि मेरी जमात को पॉलिटिकल रैलीज करने की इजाजत नहीं मिल रही है, या वो कोई वर्कर कन्वेंशन करवा ले? तो उनके जो टोटली वो जिस पैराए में काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे लग रहा है कि उनका मकसद तहरीक इंसाफ पे
पाबंदी लगवाना, उनसे बल्ले का निशान वापस लेना और उनको इंतखाबात में उनके लिए रोड़े अटकाना है। उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि जहां पे वो ये कोशिश कर रहे हो कि ये जमात आगे निकले, ये जमात जीते। जिसकी जमात के अंदर स्टेक होती है, जिसकी सियासत जमात के साथ वाबस्ता होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारी जमात जो है वो आगे निकले, कामयाबी हासिल करे। यहाँ पे तो वो एक तरह से तहरीके इंसाफ के आगे बंद बांधने की कोशिश करते हैं। हर चंद माह के बाद कोई ना कोई नई चीज लेके सामने आ जाते हैं। वो एक डिसग्रेंटल्ड मेंबर तो हो सकते हैं, लेकिन वो जमात के स्टेक होल्डर नहीं है। वो साहब लेकिन देखें ना, इतना उनको बैच तो हम कर लें बेशक, लेकिन अगर निशान चला भी जाए तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात होगी? क्या फर्क पड़ेगा पीटीआई की पॉलिटिक्स पे? 1988 में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया था, तीर पे इलेक्शन लड़ती रही। अगर बल्ला भी चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, जिस तरह मुजम्मिल साहब मैंने पहले अर्ज किया था कि मुख्तलिफ टाइम पे हमें मुख्तलिफ जमातें जो हैं इन मराइल से गुजरती भी नजर आती हैं। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, माजी करीब या माजी बईद के अंदर हमें नून लीग के साथ भी बहुत कुछ होता हुआ नजर आया। तो उसी किस्म के हालात का पीटीआई को सामना है। फर्क कोई नहीं पड़ता बल्ले से या किसी और चीज से। जिस तरीके से मियां साहब के जाने से क्या उनका जो वोटर सपोर्टर था वो उनसे पीछे हट गया? नहीं, यहाँ पे शख्सियात के ऊपर सामने रख के सियासत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आजकल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतना तेज है कि अगर उनको इलेक्शन से 2 दिन पहले भी कोई नया निशान मिलता है तो वो सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए उनके वोटर सपोर्टर को पता चल जाएगा कि हमने किस निशान पे वोट डालना है या मोहर लगाना है। So it doesn't matter in the bigger picture। ठीक है एजाज, ये बताइए कि आपको लगता है कि इम्तियाजी सलूक है? क्योंकि अगर नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिस्कस करें, पीपल्स पार्टी के करें, तो मोस्टली बिला मुकाबला ही जो है वो फातेह सामने आ जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या सिर्फ पीटीआई सिंगल आउट हो रही है अकॉर्डिंग टू यू? अब देखिए मुजम्मिल, इसमें तो कोई शक नहीं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वहां पर तो इलेक्शन नहीं बल्कि ताजपोशी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का जरूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने आइन के तहत एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा तरीकाकार जरूर वज़ा किया था जिसमें इलेक्शन बामानी रखे गए थे। और आपको पता है कि पीटीआई में खाली प्रेसिडेंट का या चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता, नीचे तमाम ओहदों के भी इलेक्शन होते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त भी जो पीटीआई का जो इलेक्शन हुआ है, ये पीटीआई ने वही काम किया है जो मुस्लिम लीग नून करती आई है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और इसमें हालात का जबर भी कह लें, और जाती जो सेंट्रलिटी ऑफ पावर है, इमरान खान साहब वो भी चाहते हैं कि वो उन्हीं के पास रहे, तो इसमें जाती मफाद भी है और हालात का जबर भी है। ये दोनों चीजें हैं इसमें। मैं समझता हूं कि किसी एक को आप नहीं कह सकते कि ये फाइनल रीजन है, लेकिन ये एक सच है कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्जैक्टली वही काम किया है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करते रहे हैं। और मुझे तो ये देख के भी हैरानी होती है कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब बैठ के स्पीच कर रही थी, इन पे पीटीआई पे तनकीद कर रही थी, या पीपल्स पार्टी के बाद लोगों ने पीटीआई पे तनकीद की है, तो मुझे तो खुद इस बात पे हंसी आती है कि उनके यहाँ कौन से इलेक्शन होते हैं जो इनके इलेक्शन के ऊपर इस तरह से एतराज कर रहे हैं। ठीक है काज़मी साहब, अगर ऐसे ही है जैसे एजाज कह रहे हैं, तो 9 मई के बाद इतनी सप्रेशन और वो ये गिला करते हैं हम कॉर्नर हो गए, उसके बाद भी तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से या किसी और चीज से नहीं बल्कि बैकडोर राब्तों से उम्मीद है, आपको लगता है? देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये तो जमात खुद ही वाज़ेह कर सकती है, लेकिन इस वक्त तो वो उनका जो मुतालबा है वो तो सामने तो यही है कि वो इंतखाबात का मुतालबा करते रहे, और पहले भी जो वो कर रहे थे इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। ये बहस हो सकती है कि शायद वो ये मुतालबा इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ग्राउंड पे हम पॉपुलर हैं, हमें तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम तो वोट के जरिए भी जीत जाएंगे। जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो सामने नजर आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो हो सकता है उनके मुतालबे की एक वजह ये भी हो। पर इशू ये है कि देखें, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसमें जिस तरह ये सारा इंट्रा पार्टी मामला चला, अब ये बल्ले के निशान वाला मामला चल रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके ऊपर कहा जाता है कि बात ना की जाए। इलेक्शन कमीशन फैसला करता है सितंबर में, 2 महीने उसको महफूज रखता है। क्या उनको नहीं पता कि आगे शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन का? उससे अचानक पहले वो कहते हैं कि जी आप इंतखाबात करवा दें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लगता है ऐसे है कि उनकी जो है ना हक में नहीं है ग्राउंड रियलिटीज। लेकिन ऑन द ग्राउंड जो पब्लिक है, अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, ये उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में उसको डील तलाश करने की जरूरत है, या फिर उनको डील तलाश करने की जरूरत है जिनको पता है कि हमारी ग्राउंड में तो हमारे साथ तो बहुत बुरा होना है, और जो फिर वो नजर भी आ रहा है कि किसके साथ क्या सलूक हो रहा है।
तो ये एक चीज है सोचने वाली, हो सकता है कि इसका कोई और पहलू भी हो। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब ने ज्वाइन किया। आमिर साहब, आप ये बताइए, क्योंकि अकबर असबाबर साहब पे बहस हो रही थी, ये बताइए कि वो ये कहते हैं कि मैं गया हूँ 4:45 पे सेक्रेटेरिएट में और मुझे ब्रीफ नहीं किया गया, मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं भी इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा बनता, मैं बल्ले के निशान को बचाना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि ये ऑर्गेनिक एफर्ट है, अपने माइंड से वो कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ नज़र आ रही है इसमें? किसी को कोई चीज छुपी हुई है कि पीटीआई अगर मौका देना चाहती तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब इनको कागजात पकड़ाते कि जाओ मियां इलेक्शन लड़ लो इमरान खान के मुकाबले में, जितनी बहादुरियां निकल जाती। लेकिन चूंकि मौका मिल गया, अब फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा और फिर ये जाएगा सुपीरियर कोर्ट्स में मजीद, और ये क्वेश्चन मार्क में आ गया इलेक्शन। और ये बात पीटीआई की सारी क़यादत को पहले से पता थी, तभी उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया इलेक्शन कमीशन का फैसला कि चले हम लड़ लेते हैं, और सबको पता था। इसीलिए ये पेशावर ले गए उसको, भाई पेशावर ले गए या कराची ले जाते, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई भी कि कहां किस पार्टी ने अपना इलेक्शन कराना है। मेरे ख्याल में पहला मौका इन्होंने खुद खोया, अब इन्होंने टेक्निकल बहस शुरू कर दी है और चैलेंज कर दिया अकबर असबाबर को, और अकबर असबाबर की सलाहियतें हम चैलेंज करने की और केस लड़ने की तो उनकी जो फॉरेन फंडिंग वाले केस में देख चुके हैं। ये बात पीटीआई की सारी क़यादत को पता है और उनके गले पड़ा हुआ है वो केस। इस वक्त उसी में नाअहलिया इमरान खान की, और उसी खौफ से उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा कि वो 5 साल की नाअहली अभी तक मौजूद है। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम और आप तो ज़ाहिर बहस ही कर सकते हैं ना कि अकबर असबाबर किसी ने भेजा है, स्पॉइलर है, फलाना है, डिमकाना है। तो सियासत इसी चीज का नाम है ना, क्योंकि आप जो खान साहब आए थे ना, उन्होंने कहा था कि मैं पीटीआई और नून से मुख्तलिफ सियासत दूंगा। वो इखलाकी तौर पे आला और अरफा अकदार लेके आ रहे थे। ये नून और पीटीआई के तो नहीं थे ना पीपल्स पार्टी के वादे, वो तो कराते थे ना, उनको कभी किसी ने चैलेंज किया। उनके इलेक्शन हुए, प्रेस रिलीज हुई, कभी किसी ने आया कि जी मैं गया था और मुझे नहीं किया। सब मान लेते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, वो मौलाना फजलुर रहमान का हो। ठीक है, ये बात बजा आपकी। लेकिन जब मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि पीटीआई के इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, तो आपको ताजुब नहीं होता कि कौन कह रहा है? क्योंकि नून लीग के अंदरूनी जो इंतखाबात होते रहे हैं उसमें तो कोई कंपेटिटर है ही नहीं शरीफ फैमिली के अरकान के अलावा। नहीं, ये इब्तला के दौर में हर बंदे ने ढूंढा है रास्ता। मखदूम जावेद आशमी, राजा जफरुल हक, मखदूम अमीन फहीम। आप और हम क्यों भूल जाते हैं कि जब जब इनकी क़यादतें फंसी हैं सब ने बाहर दिया है। ये मरूसियत का नारा भी लगाया पीटीआई ने। अरे भाई, वो इमरान खान जेल में है ना, ये तब दिया उन्होंने। और पीएमएलएन ने भी शरीफ खानदान से बाहर तभी दी जब वो फंस गए थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी अमीन फहीम को तब दिया जब वो फंस गई थी कि नहीं चल सकता था पार्लियामेंटेरियन और दूसरे लोगों को। ये हमें क्यों भूल जाता है कि ये सियासत इसी तरह के रंग बार बार दिखाती है, और एक ही जगह से जाके सब कदम भी चूमना चाहते हैं, डसना भी वहीं से चाहते हैं, डसवाना भी वहीं से चाहते हैं। तो फिर भुगते ये मतलब हम और आप अगर कहें मरियम औरंगजेब ने क्यों बयान दे दिया, भाई मरियम औरंगजेब के ऊपर कौन सा बयान है या उसकी पार्टी के ऊपर जो पीटीआई ने नहीं दिया हुआ? हर बंदा अपनी अपनी सियासत कर रहा है और जवाब देता है। मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, लेकिन उनकी क़यादत पे ठप्पे हैं और उन्होंने इल्जाम ये कभी मुस्तरद ही नहीं किया कि हाँ जी हमारे इलेक्शन इसी तरह होते हैं, लेकिन किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। अगर इलेक्शन कोई ठीक होता है तो वो जमात इस्लामी है, उसको लोग ही नहीं कबूल करते, वहां लोग वोट नहीं करते। लेकिन उनके यहाँ इलेक्शन बड़ा प्रोसेस होता है, आप इस्लामी कह लें, कानूनी कह लें, सब टच उसमें मौजूद है प्रॉपरली। जब ज्यादा वोटर हो गए अरकान के तो उन्होंने 4-5 नाम दे देते हैं कि जी इनको आप चुन लें, इनमें से कोई चुन लें या बाहर से चुन लें। अभी फजलुर रहमान साहब के हुए हैं, किसी को कोई लेकिन इतराज भी तो नहीं ना हुआ। इशू है आपके अपने लोगों ने इतराज किया और वो हाईकोर्ट का एक लेटर लेके फिर रहे हैं कि मैं बानी रुकन हूं और मेरी रुकनीत बहाल है। आरिफ अलवी साहब ने खत्म नहीं की हुई। ये भी अब क्वेश्चनेबल बात है। उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के लिए एक इंतखाबी कानून में तरमीम करके 5 साल मैक्सिमम नाअहली की, तो उसके ऊपर कोई चुप हो गया कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लिहाजा हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, तो ले जाएंगे। ये बहस होगी जब उनके कल फैसला हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसको मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। आमिर इलियास राना साहब, एजाज सैयद और अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ये बताइएगा, क्योंकि एक और भी माजरा जो है वो टेलीविजन स्क्रीन की जीनत रहा, आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, लंबे अरसे से आप फील्ड में भी हैं। ये टीवी के ऊपर जिस तरह की बहस हमने देखी है पिछले एक हफ्ते में, जिसमें अगर खावर मानेका साहब का जिक्र किया जाए तो उनके मुलाजिम के बयानात की कवरेज है। इसके अलावा जो निकाह से मुतल्लिक केस है, ओन चौधरी साहब कह रहे हैं हल्फ उठा लें, कुरान उठा लीजिए अगर निकाह से पहले नहीं देखा आपने खान साहब को। आपको लगता है कि ओवरऑल ये नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए ये सब कुछ?
मुजम्मिल, आइडियली तो नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए और आइडियली तो ये बातें पब्लिक डोमेन में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप अगर जर्नलिज्म के ऊपर सवाल उठाएं तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट शख्सियात होती हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनकी जाती जिंदगी वो मीडिया के ऊपर भी आती है, उसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर डिस्कशन भी होती है। मोनिका लेविन्स्की की और बिल क्लिंटन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई या जो मामला चला, वो पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया। अमेरिका के मीडिया ने उसके ऊपर बड़ी तफसीलात जारी की। बल्कि आपको याद होगा कि वो जो रिपोर्ट थी एक कपड़े के ऊपर, वो रिपोर्ट तक टेलीविजन के ऊपर आके डिस्कस हुई कि उसके ऊपर निशान किस चीज का है और उसकी बड़ी डिटेल्स दी गई। तो ये बातें होती हैं। लेडी डियाना के बारे में क्या क्या बातें नहीं हुई, पूरे मगरब ने, पाकिस्तान ने भी वो चलाई, और नाम लेते जाएं जो भी पब्लिक डोमेन में आया उसके बारे में क्या क्या बातें नहीं होती। अब मामला ये है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है कि इंतहाई निजी नोयत की जो मामलात थे वो निकलकर घर की चारदीवारी से निकलकर अदालत की दहलीज पर आ गए हैं। और अदालत की दहलीज पर जब वो आए हैं तो पता लगा है कि उसमें किस किस को इल्जाम आयद किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये नेशनल डिस्कोर्स, नेशनल इशू नहीं है, लेकिन बाज पर्सनालिटीज के ऊपर ये सवाल जरूर बनता है कि जो जाती जिंदगी में उनकी शायद तरीकाकार कुछ और होगा, लेकिन बाहर वो मदीना की रियासत बनाना चाहेंगे, और जाती जिंदगी में जब वो वायलेशन करेंगे रिलीजन की, तो फिर मेरे ख्याल में लोग डिस्कस करेंगे। आल्दो कि मैं इसको डिस्कस करना इतना अहम नहीं। मतलब एजाज, आप ये कह रहे हैं कि उनका सियासी बयानिया असल में टकराव रखता है उनकी जाती जिंदगी से, इसीलिए इस पे डिबेट हो सकती है। मुजम्मिल, यही तो मसला है ना कि आप जो प्रीच कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हाथ में तस्वीर पकड़ के जो गुफ्तगू करते हैं वो कुछ और है, और आपकी जाती जिंदगी के बारे में जो बातें कर रहे हैं, जो इल्जामात आपके ऊपर आयद कर रहे हैं, वो इंटायरली कुछ और है। तो ये जब दोगलापन आता है, ये ऐसा ही है कि हमारा कोई मजहबी रहनुमा वो बाहर तो मजहब की बातें करे, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में शराब पी रहा हो। मुझे किसी के शराब पीने पे यकीनी तौर पे कोई एतराफ नहीं है, लेकिन अगर कोई मजहबी रहनुमा जो मजहब की प्रीचिंग करता है और शराब पिएगा, तो मेरे ख्याल में मुझे होना चाहिए और सारी सोसाइटी को भी होना चाहिए कि ये प्रीच कुछ करता कुछ है। तो ये जो उसूल है वो साबिक चेयरमैन पीटीआई पे भी नाफिज होता है कि वो कहते कुछ है और उनकी जाती जिंदगी बिल्कुल मुतसादम है उनके ख्यालात, सियासी ख्यालात। ठीक है काज़मी साहब, आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि अब जिस तरह एजाज ने भी कहा कि इंटरनेशनली भी स्कैंडल डिस्कस होते हैं, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक उनके सियासी बयानिए से है, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि रिपीटेडली, चाहे वो कोई किताब हो, हाजरा खान साहिबा की किताब थी, एक दौर में रेहाम खान साहिबा की थी, अब जो है वो खावर मानेका साहब के घरेलू मुलाजिम के बयानात कवर हो रहे हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन फिर अगर हम देखा जाए तो सियासी लीडरान की, लार्जर देन लाइफ फिगर्स की जो प्राइवेट लाइफ है वो तो पब्लिक हो जाती है फिर। देखिए, मसला ये है कि क्या वेस्ट के अंदर ये जितनी सारी स्टोरीज हैं वो इस तरह होती हैं कि 7 साल के बाद अचानक हस्बैंड गिरफ्तार होके अपनी बीवी पे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, जिसको पहले वो दुनिया की सबसे पाक दामन औरत करार दे रहा था। क्या ऐसा है? क्या बीबी का सियासी बयानिया भी ये था कि बीबी हाथ में तस्बीह पकड़ के फिरती थी, तो उनकी वो जो जिस किस्म की तस्वीर और जो उनके खिलाफ इखलाक बाख्ता किस्म की कैंपेन चलाई गई थी और वो किस जमात ने चलाई थी, क्या उनका सियासी बयानिया भी ये था? यहाँ पे मसला ये है कि आप टारगेटेड एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं और सामने नजर आ रहा है कि कुछ अरसा पहले तक खावर मानेका साहब क्या फरमा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने क्या फरमाना शुरू कर दिया और हम सारे उस बैंड वैगन के ऊपर बैठ गए। ये इशू है। इशू ये नहीं है कि किसी की साथी जिंदगी के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं या नहीं डिस्कस कर सकते। बाकी भी लोग तो यहाँ पे है ना, उनकी कितनी शादियां हुई, कितनी तलाकें हुई, आप जरूर डिस्कस करें। किसके खानदान में किसकी शादी कितने जल्दी तलाक हो गई, आप वो भी जरूर डिस्कस करें। ये सारी चीजें पब्लिक में होती हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है वो सामने नजर आ रहा है कि आप जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं और आप जो इद्दत में निकाह ये वो जो सारा ये मुज़ाहिका खेज किस्म का बयानिया है, उससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है? और फिर हमें नजर नहीं आ रहा कि अचानक ये चीजें सामने किस तरह आ गई। तो ये इशू है। बाकी देखें, यकीनन जो आपके सियासी लीडरान होते हैं उनकी जो मॉरल्स होते हैं, उनकी जो जाती जिंदगी होती है, लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस सारे अमल में आप देख लें ना, जरदारी साहब ने कोई बयान दिया, बिलावल साहब ने कोई बयान दिया, सिर्फ एक ही जमात है जिसके लीडरान इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं और इस किस्म की बातों के ऊपर वो कैंपेन चलाते
हैं, वो कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, माजी में भी हम देखते रहे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट साइड है कि आप जो है इसको एज ए सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें। बाकी अगर कोई शख्स जो है उसकी जिंदगी में कोई तजाद है तो मीडिया उसको जरूर रिपोर्ट करेगा और अवाम उससे फैसला करेंगे, लेकिन आपने उसको बुनियाद बना के उसको सजा देनी है, उसके ऊपर मुकदमे चलाने हैं, तो फिर वो ये लगता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नहीं काज़मी साहब, लेकिन कोर्ट्स तो फ्री है ना अपनी डिस्क्रिशन में, अगर उनको लगता भी है कि नॉन इशू है तो वो उड़ा भी सकती हैं इसको। जी जी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल 100%, 110% फ्री है और आपको फ्री है। जी जी एजाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो काज़मी साहब ने बात कही वो उसका एक पहलू बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लगता ही है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन मैं काज़मी साहब से एक सवाल पूछता हूँ। असल में मुजम्मिल आपने सवाल ये किया था कि क्या ये नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, इसका मैंने जवाब दिया था। वो नून लीग के ऊपर बात कर रहे हैं, जाहिर है वो नून लीग की तरफ से ऐसे बयान भी आ रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि अगर एक बंदा जिसके मैं खबर मानिका साहब को कोई आइडियल आदमी नहीं समझता, ना जो उन्होंने जो गुफ्तगू किया मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स को अपनी साबका अहलिया के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए जो उन्होंने की है। लेकिन मुझे एक समझने के लिए मुझे मुजम्मिल आप बता दें, आमिर इलियास साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बता दें और काज़मी साहब भी इस पर राय का इजहार करें कि एक बंदा वो अदालत में चला गया और अदालत में जाके वो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहा है अपनी साबका अहलिया के ऊपर और उसके नए शोहर के ऊपर जो एक कौमी रहनुमा है, इसके ऊपर मीडिया हाथ बांध के बैठ जाए कि नहीं हमने बात नहीं करनी, विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है और वहां पर आके गवाह आ रहे हैं और वही बंदा जो कहता है कि जी मैं तो विक्टिम हूं इसलिए कि मुझे तो उस वक्त धमकियां मिल रही। तो क्या मीडिया बिल्कुल इस चीज को रिपोर्ट ना करे, कोई गुफ्तगू ना? काज़मी साहब आप इस पे कमेंट कर दें कि इसकी न्यूज वैल्यू तो फिर बन जाएगी ना जब सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और अदालत की दहलीज पे केस आ जाएगा। देखिए मैंने सलीमुल्लाह शुरू हो गया। आमिर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। वो यकीनन रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर कमेंट भी होगा, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, उससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इतने नाइव तो नहीं है ना, ठीक है। हमें भी कुछ चीजें नजर आती हैं ना, हमें भी कुछ चीजें सामने नजर आती हैं कि किस तरीके से हो रही हैं, क्या कुछ उठाया जा रहा है, ओन चौधरी साहब क्या कह रहे हैं या कोई दूसरा दोस्त क्या कह रहा है, वो सब कुछ आपको कुछ अरसा पहले क्या था अब क्या था, तो उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि अचानक जो है ऐसा क्या हो गया। मतलब टाइमलीनेस आपको लग रहा है कि ये इसकी हैरान कुन है। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब आपका इस पे क्या व्यू? जी काज़मी साहब फिनिश कर लें। हमारे दोस्त हैं काज़मी साहब, तो चूंकि बड़ी सलीस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और दिलचस्प करते हैं और उसमें वो कहते हैं किसी की जल्दी तलाक हो गई। अरे भाई आप नाम लेना जुनैद ने, और जुनैद ने ट्वीट करके बता दिया कि मेरी तलाक हो गई। भाई आप छुप के क्यों बात करते हैं? फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने नाम नहीं लिया, बात भी पूरी करनी है, कहानी भी पूरी बनानी है। अरे भाई मदीने की रियासत बनाते हुए कासिम सूरी कह रहे थे इस्लामी टच भी दे दे, मैंने दिया था उस लीडर के साथ 25 मई को इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के ऊपर। क्यों? क्या ये इस्लामी टच कोई और दे रहा था इस तरह का लीडर? क्या इमरान खान पे उनके दुश्मनों ने इल्जाम लगाए हैं या उनके दोस्तों ने लगाए हैं? जो गाड़ी के ड्राइवर थे, जो फैसिलिटेटर थे, जो खर्चे देते थे, सारे इल्जाम उनके हैं। अलीम खान की गुफ्तगू मैंने की है, ओन चौधरी की गुफ्तगू मैंने किया, या अतर काज़मी साहब ने किया, या एजाज साहब ने किया, या मुजम्मिल ने किया है। अरे भाई वो एक लीडर है और उसके दोस्त उसे छोड़ते हैं क्या? बाकियों के छोड़ने वालों ने ये इल्जाम लगाए हैं? आप इसको क्यों नहीं डिस्कस करते कि इतना पर्सनैलिटी क्लैश क्यों है उनके अंदर, इतनी कमजोरियां क्यों हैं कि जो अटता है सबसे पहले जाती जिंदगी पे अटैक करता है? क्यों? ये सोचना चाहिए ना। हम एक ऐसे लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बकौल बहुत मकबूल है, होंगे, लेकिन क्या उनकी जो एजाज ने मिसाल पूरी दुनिया की दे दी, लेडी डियाना और क्लिंटन से बड़े तो नहीं है ना कि उस हिसाब से कि डिस्कशन में ये सब चीजें आई हैं तो फिर होंगी। नहीं आमिर साहब वो एक बार कह चुके हैं ना कि बात हो रही है ना, एक छोटी अच्छा मुजम्मिल एक छोटी सी लाइन बताऊं, छोटी सी बात कोर्ट वाली नहीं काज़मी साहब आपकी तरफ आ रहा है, फिनिश कर लें आमिर साहब आप। वो जज साहब एडमिसिबल इस एप्लीकेशन को पहले करार दे चुके थे जो वापस लिए। अब उसके अंदर दो नए यानी उनके साहब शौहर और उनका मुलाजिम शामिल हुए हैं 4 गवाहों में, पहले 2 थे। तो मुझे तो कोई 8 तारीख को इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनके रिजवान अब्बासी साहब दलाइल देंगे वो एडमिसिबल भी होगा और नोटिस भी हो जाएगा उन दोनों को, जी काज़मी साहब को भी होगा और इमरान खान को भी। फिर ये सारों के साथ सवाल जवाब कर ले। अच्छा मेरी इसमें सिर्फ छोटी सी यही अर्ज है कि देखें जातियात से जिस तरीके से बयानिया बनाया गया
कि वो तो एक हफ्ता जेल में नहीं रह सकता क्योंकि वो मंशियात का आदी है। वफाकी वजीर उसके पेशाब के नमूने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। अब बता दें अब जेल में कौन सी मंशियात उनको मिल रही है। तो ये इशू ये ना कि जातियात से बाहर निकले, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें। उनके अंदर 303 खराबियां हैं। उनकी हुकूमत की जो हालत ये थी कि हर ज़िमनी इंतखाब वो हार रहे थे। तो ये हमारा इशू है कि जो हमारे इश्यूज हैं अवाम के, हमने उनको डिस्कस करना है कि ये लोगों के बेडरूम्स को डिस्कस करना है। ये मैं ठीक है, जातियात से सियासी बयानियां आप कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल से हमारी डिस्कशन जारी है और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तो बात हो ही रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और इसके अलावा अगर बात की जाए मियाँ साहब की सियासत की तो उसको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। टाइम कम है। एजाज़ ये बताइए कि इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रेंज कुछ लोगों को लग रही है। वो अब ये कह रहे हैं कि इंतखाबी माहौल जो है ये साजगार नहीं है। TTP के हमलों में 78% का हम इजाफा देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी बड़ा माइंड कर रही है इसको। और दूसरी चीज़ ये कि JUI हमेशा से तस्वुर की जाती है कि जरदारी साहब के बड़ा क्लोज हैं मौलाना साहब, लेकिन इस बार अलायंस MQM का, नून लीग का और JUI का बनता दिखाई दे रहा है। मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट पे? देखिए मुजम्मिल, मौलाना का और आसिफ अली जरदारी साहब का इख्तिलाफ बहुत अरसा पहले हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। और आपको याद है जिस तरह PDM में मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इख्तिलाफ हुआ था, वो एक सिलसिला तवातर के साथ चला आ रहा है। आल दो के आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के जाती रवाबत मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल एक चैलेंज के तौर पर दोनों के ताल्लुकात में आए हैं सामने, जिसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान तवातर से एक चीज का इशारा दे रहे हैं। वो चाहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि जी मौसम ठीक नहीं होगा, इलेक्शन ना करवाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जहां से सिग्नल ले रहे हैं उनको शायद सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। अच्छा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान शायद कोई इस तरह का बयानिया अख्तियार करना चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डिले होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अच्छा। पैसे IMF ने देने हैं और IMF ने ये क्या रखा है कि हम अगली किस्त अगला जो IMF का जो मरहला है प्रोग्राम का, वो उसी वक्त आगे बढ़ाएंगे जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। तो या तो हम पैसों का बंदोबस्त कर लें, तो पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब एक गैर सियासी बयानियां लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। कोई भी सरफराज बुट्टी साहब ने उनके बयान को वैसे एंडोर्स कर दिया आजाद फौरन। जी, सरफराज बुट्टी साहब भी देखिए ना कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तो बंदे नहीं है ना, कि या तो है कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा है, निगरान वज़रा और निगरान हुकूमत तो यही चाहेगी ना कि सिलसिला चलता है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। काज़मी साहब, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हाथ हो गया है, उनके अगेंस्ट फील्डिंग सेट की जा रही है। नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं, किस किस से सीट एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नून लीग कर लेगी, और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, ये तमाम सियासी जमातों का राइट है। मियाँ साहब चाहे बलोचिस्तान जाएं, चाहे चौधरी शुजात साहब से मिलें, किसी का एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं है ना कि जरदारी साहब आएंगे और वो पंजाब में बैठ के सबसे मिलेंगे और मियाँ साहब किसी से ना मिलें। तो ये तो एक जिसे कहते हैं ना हेल्दी एक चीज है, ये होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक दूसरे से राब्ते भी होते हैं और इलेक्शन से पहले इस तरह की एक्टिविटी भी होती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जरदारी साहब या उनकी जमात के जो गिला शिकवा है वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पंजाब के अंदर हमें उस तरीके से जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जिस तरीके की फील्ड जो है मुयस्सर है नून लीग को। अच्छा। ये वो गिला शिकवा है जिसके ऊपर एतराज हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा, जिस तरह भी एजाज भाई भी कह रहे थे कि इलेक्शंस जो है मौलाना की ख्वाहिश लगती है कि डिले हो जाए। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नून लीग की भी ये ख्वाहिश है। काज़मी साहब, उनको क्या फायदा होगा इससे वैसे मौलाना साहब को? देखिए, इस वक्त जो KPK में मौलाना साहब की हालत है, मुझे नहीं लगता कि मौलाना अपना हल्का भी जीत सकेंगे। आप ग्राउंड रियलिटी देख लें, वहां पे जाके उनको नजर आ रहा है। अच्छा। कि हमें शिकस्त होगी इंतखाबात में इस वजह से। और दूसरी बात यह कि जहां तक इंतखाबात में डिले का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये बहस तो खत्म हो गई है। इंतखाबात इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए और उसके लिए कोई भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी को नहीं कहा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहस तो नहीं है, उनके लिए साजगार नहीं है इंतखाब जल्दी। और राना साहब, आप बताइएगा फाइनली, ये एक तो फजलुर रहमान साहब के बयान, और दूसरा ये कि जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं कि हो सकता है बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चारों ही ना आ सकें। तो किस जानिब इशारा कर रहे हैं वो? मैं जावेद हाशमी के बयान को आपने सुना दिया, मैंने सुन लिया।
मैं बात करूंगा चौधरियों की और फजलुर रहमान साहब की उसके ऊपर, और वो ये है कि चौधरी बिल्कुल करीब हैं चौधरी शुजात। जब मुआहिदा परवेज इलाही का पहली दफ़ा दुआए खैर हुई थी तो वो चौधरी शुजात ने कहा था कि इसहाक डार से कहो नवाज शरीफ से पूछ के हमें बताए। ठीक। और चौधरी शुजात बिल्कुल इनक्लाइंड थे और हैं, और वो बहुत हद तक इकट्ठे हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ PMLN का 2014 के धरने में पहली दफा खुल्लम खुल्ला अलायंस हुआ था, वो अपोजिशन में थे। सही। जब पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया था, जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने के लिए आए थे, यहाँ कब्रें बनाई जा रही थी जमहूरियत की, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे। तो वो अलायंस आज तक चल रहा है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, PP के सामने एक अलायंस बन चुका है सिंध के अंदर कि नजर आएगा आपको और हमें कि जी वहां इलेक्शन हो रहा है, वहां पीपल्स पार्टी ने ही जीतना है। ये सब वो हैं जो मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है ना, वो वही है जो बिलावल नून लीग से मुतालबा कर रहे थे कि हमें फैसिलिटेशन दी जाए, और कुछ नहीं है। इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कल आज दायर हुई है, कल लगी है, मेरे ख्याल है शायद कल ही। मतलब ये प्रेशर क्रिएट करने की एफर्ट है 8 फरवरी के इलेक्शन। ये कहानी है अपना अपना रास्ता फर्दर अच्छा बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, खत्म हो गया, कोई हमारा मकसद ये है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद। और कहना यही था तमाम पैनलिस्ट का कि अब ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है, लगता यह है कि किसी एक पार्टी को इसका फ़ायदा हो भी सकता है। बहरहाल हर स्टेक होल्डर ये चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें इसका मिले, और आगे चलकर देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को क्या बल्ले का निशान मिलता है या नहीं, क्या उतनी स्पेस मिलती है कि वो इंतखाबात कंटेस्ट करें और उस पर एतराज़ ना उठे, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के हक़ में जाती भी है या नहीं जाती। प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया आपने, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।